हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में आपके मॉडल पेपर नंबर 1 को सॉल्व करना सीखा था, जो कि आपकी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। आज की इस क्लास में हम आपके मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो भी मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवाए हैं, जिसमें गणित, विज्ञान, आपकी इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, उन सभी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है और कितने अंकों का है? 80 अंकों का आपका पेपर है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक अबसद वाले प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न है 1/4 प्लस 1/2 का मान कितना होगा। इसकी मैं क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो देखो, 2 और 4 का लसअप कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा? 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ब सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2, 6 की घात 3 का मान कितना होगा? 6 की घात 3, यानी हमें क्या करना है? 6 को 3 बार गुणा करना है। तो 6 का 6 से गुणा होता है 36, और 36 का 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 216। प्रश्न संख्या 3, यदि P मूलधन है, R ब्याज की दर है और N समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दीजिए। और यदि जो ब्याज है वो कैसा है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो कौन सा सूत्र है? T गुणा 1 प्लस R बटे 100 की घात कितनी होती है? N। ये सूत्र है आपके चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का। वही यहां पर यदि पूछा होता साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, तो क्या होता? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4, दो व्यक्ति किसी काम को 4 दिन के अंदर पूरा करते हैं। दो व्यक्ति है, वो किसी काम को कितने दिनों के अंदर? 4 दिनों के अंदर पूरा करते हैं। तो उसी काम को एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? देखो, दो आदमी है, वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी करेगा, वो करेगा आपके 4 दूनी 8 दिनों में। कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक, तो यहां इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। पांचवा है 5x गुणा x प्लस 3 के गुणनखंड क्या है? हमें इसके क्या बताने हैं? गुणनखंड बताने हैं। तो इसके देखो, गुणनखंड 3 है, एक आपका 5 है, एक आपका x है, और एक है आपका x प्लस 3, यानी इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर स। प्रश्न संख्या 6 है n भुजाओं वाले समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है? आपका 360 डिग्री होता है। यदि हमें अंतःकोण का योग निकालना होता तो सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180। कब? जब हमें अंतःकोणों का योग निकालना हो। जहां पर n क्या है? n आपके भुजाओं की संख्या है। क्या है? n आपकी भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 से 11, जो कि आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, जांच कीजिए कि संख्या 100 का पूर्ण घन है अथवा नहीं। हमें चेक करना है कि 1000 यहां पर कितना है? 100 नहीं है, यहां पर 1000 है। ठीक है, ये गलती से छपा है। 1000 का पूर्ण घन होता है अथवा नहीं होता है। तो देखो, 1000 के हम क्या करेंगे? 1000 का हमें पूरा 1000 पूर्ण घन है या नहीं ये बताना है। मतलब 1000 का घनमूल पूरा पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ये बताना है। तो देखो, 1000 के जब हम टुकड़े करेंगे, 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? 1000 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो जाएगा। अब देखो, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। इस 10 को कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। और इस 10 को कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। मतलब क्या हुआ कि 2 कितनी बार है? यहां पर 2 भी 3 बार है, और 5 भी कितनी बार है? 3 बार।
यानी इसका घनमूल पूरा पूरा निकलेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि 1000 के, अतः 1000 के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक, त्रिक मतलब 3 का समूह, अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक पूरे पूरे बनते हैं, ठीक है, पूरे पूरे बनते हैं। अतः 1000 क्या है, अतः 1000 पूर्ण घन है, अतः 1000 किसका, 10 का पूर्ण घन है, यानी 10 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। बीजीय व्यंजकों का हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ करनी है। तो देखो जोड़ हम कैसे करेंगे, सबको जोड़ना है, तो योग बराबर एल का स्क्वायर, और एल देखो कहां पर है, इधर है एल का स्क्वायर, प्लस एल का स्क्वायर, बाकी देखो एल स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, फिर है एम का स्क्वायर ये वाला, फिर वापिस है एम का स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर कहीं पे नहीं है, फिर देखो एन का स्क्वायर, फिर यहां पर भी है देखो एन का स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, 2lm, यहां पर 2mn, और यहां पर 2nl दिया हुआ है, ठीक। देखो सबका योग करेंगे तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, ठीक। फिर पीछे क्या बचा, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हो जाएगा आपका योग, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री का दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है कि अंतःकोण का मान n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने का सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180 बटे में n, ये सूत्र होता है, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे कि अंत कोण का मान निकालना है यदि हमें, तो सूत्र क्या होगा, n-2 गुणा 180 बटे में n। तो यहां पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले समबहुभुज के, n भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये निकालने का सूत्र है आपके n-2 गुणा 180 बटे में n, ठीक है, बराबर में कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का इधर गुणा हो जाएगा, तो n-2 गुणा 180 बराबर 165 n। आगे बात करें यहां पर n का इधर गुणा हो जाएगा, तो 180 n माइनस 360 डिग्री बराबर 165 n। तो 180 में से 165 जाएगा, 180 n माइनस 165 n बराबर 360 डिग्री। अब देखो कितना बचा, 15n बराबर 360, तो n बराबर 360 बट्टे में 15, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 24, कितनी आ जाएगी, 24, ठीक। आगे बात करें, आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, पी क्यू आर एस का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर डी का मान, ये जो भुजा है ये दिया हुआ है आपका विकर्ण है एक, इसका मान कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर H1 कितनी दी हुई है, 2.5 सेंटीमीटर, H2 1.5 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है,
एरिया बराबर 1/2 गुणा विकर्ण, विकर्ण कितना है 5.5 सेंटीमीटर, गुणा दोनों विकर्णों का योगफल 2.5 प्लस 1.5। इसको हल करेंगे 1/2 गुणा 5.5 गुणा ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 5.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा एरिया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो यहां पर गड्डी में इक्कों की संख्या क्या होगी, तो यहां पर लिख देंगे कि एक गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है 4। कितनी होती है 4, यानी संभावित परिणाम कितने हैं 4 है। ठीक है, सॉरी अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, और संभावित परिणाम कितने होंगे आपके 52 हो जाएंगे। तो यहां पर इक्को की संख्या 4 है तथा कुल संभावित परिणाम, कुल संभव या संभावित परिणाम वो कितने हैं 52। तो हमें क्या निकालनी है प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता ठीक है किसकी इक्का होने की, तो इक्का की प्रायिकता बराबर इक्के के पत्ते कितने हैं 4, कुल पत्ते कितने हैं 52, 4 से काट देंगे 1/13, कितना उत्तर आ जाएगा 1/13। आगे बात करें लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 से लेकर 21 तक। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 गुणा एक्स गुणा वाई, 3xy का खाली जगह रूप होता है। कौन सा रूप होता है आपका अखंडनीय रूप होता है। कौन सा रूप होता है अखंडनीय रूप होता है, यानी सम्मिलित रूप होता है। फिर 20 और 21 का सार्वक गुणनखंड क्या है, 20 और 21 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी सार्वक गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है a प्लस बी के स्क्वायर का। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13, 10 की घात -10 किसके बराबर है ना। तो हमें पता है घातांक के नियम से, घातांक के नियम से यदि किसी आधार संख्या की घात माइनस में दे रखी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में आधार की घात n। तो यहां पर भी ऐसा कैसा ही है बिल्कुल 10 की घात -10 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे 1/10 की घात 10। क्या लिख सकते हैं 1/10 की घात 10 लिख सकते हैं, यही आपका उत्तर होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की। द्विदंड आलेख, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आरेख दिया गया है, इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो प्रश्न क्या है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसके बारे में क्या सूचना दी गई है, यहाँ पर विषय है और यहाँ पर एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की सूचना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस आलेख में वर्ष आपके 2019-20 और आपके वर्ष 2021-22 में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों की सूचना दी गई है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में जो नंबर आए हैं द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों की सूचना दी गई है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 2। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। कौन सी विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है, देखो कौन सी विषय में हुआ है गणित में। देखो 2019-20 में, ये 2019-20 का है और ये 2021-22 का है। तो 2019 के अंदर 2019-20 में बहुत कम नंबर थे, लगभग 30 नंबर थे, लेकिन 2021-22 में कितने नंबर आए हैं 60 नंबर आए हैं।
तो हम लिखेंगे कि गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। क्या उत्तर लिखेंगे? गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। सबसे अधिक सुधार हुआ है। अगला है, किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है, यानी पहले की तुलना में कम नंबर आए हैं। कौन सी विषय में गिरावट आई है? तो देखो यहां पर अंग्रेजी विषय में क्या आई है? गिरावट। 2019-20 के अंदर नंबर ज्यादा थे, लगभग 50 नंबर थे, और 2021-22 में कितने आए हैं? 40 आए हैं। तो यहां पर उत्तर लिख देंगे, अंग्रेजी विषय में क्या आई है? अंग्रेजी विषय में गिरावट आई है। ठीक। अगला है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 19-20 में भी वही नंबर थे और 21-22 में भी वही नंबर है आपके 60-60। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हिंदी विषय के प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं आई है, हिंदी विषय का प्रदर्शन कैसा है? समान है। ठीक है, तो हिंदी विषय का प्रदर्शन समान है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो पहला है एबी भुजा। एबी भुजा किसके बराबर होगी? एबी भुजा होगी आपके, एबी भुजा किसके बराबर होगी? डीसी भुजा के बराबर होगी। ठीक। फिर कोण एक किसके बराबर होगा? तो कोण एक बराबर होगा आपके कोण दो के। क्यों? एकांतर कोण की वजह से, है ना, ऐसे एकांतर कोण बनता है, ये वाला और ये वाला। फिर ओ बी भुजा किसके बराबर होगी? ओ बी भुजा बराबर होगी आपके ओ डी के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। फिर कोण तीन किसके बराबर होगा? तो देखो उल्टा जेड बनेगा, तो कोण तीन बराबर होगा कोण चार के। यहां पर भी कौन सा कोण लगेगा? एकांतर कोण। आगे बात करें लघु उत्तरात्मक प्रश्न खंड ब में। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 500। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम 500 का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर 500 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो 500, तो सबसे पहले यहां पर देखो 5 है, तो 5 से कम वर्ग किसका होता है? 2 का। तो यहां पर भी 2 लिख दिया, यहां पर भी 2 लिख दिया। फिर क्या करेंगे? 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहां पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक। अब देखो यहां पर हम कितने अंक है? 2 अंक है, 2 अंकों को साथ में लेंगे। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और ऊपर से उतार दिए 2 अंक, यानी कितना हो गया? 100। अब 4 के पाड़े में यहाँ पर कोई खाली जगह है, खाली जगह में कितना लिखेंगे? 2, तो कितना हो गया? 42। 42 का किससे गुणा करेंगे? 2 से, कितना हो जाएगा? 84, है ना। और 100 में से 84 गया तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। इसका मतलब है कि जो आपके 500 विद्यार्थी थे, वो उन 500 विद्यार्थियों में 22 लाइनें पूरी बन जाएगी और 16 विद्यार्थी क्या होंगे? ज्यादा एक्स्ट्रा बचेंगे, उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि अतः यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि 500 जो कि 22 का वर्ग 484 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। 484 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। अतः 16 छात्रों को 16 छात्रों को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। 16 छात्रों को क्या करना पड़ेगा? 16 छात्रों को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचेंगे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहां पर -3 की घात कितना दिया हुआ है? 4। -3 की घात कितना दे रखा है? -3 की घात 4 दे रखा है। और यहां पर देखो 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 4। तो यहां पर -3 है, उस -3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो -1 गुणा 3 इसकी घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे में
3 की घात 4। आगे देखो कैसे लिख सकता हूं इसको, -1 की घात 4, यानी दोनों को अलग अलग कर देंगे, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 4। देखो 3 की घात 4 से 3 की घात 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और -1 की घात 4 कितनी होगी, ये हो जाएगा प्लस का 1 गुणा 5 की घात 4। तो उत्तर कितना आएगा आपका, 5 की घात 4। कितना आ जाएगा, 5 की घात 4। प्रश्न संख्या 2 भी ऐसा कैसा दे रखा है। हमें यहां पर क्या करना है, देखो तो आपके 3 की घात, 3 की घात कितनी है, -7, फिर 3 की घात -7, फिर भाग है, तो यहां पर भाग है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, नीचे नीचे चली जाएगी। और जो तो यहां पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 की घात -7 गुणा 3 की घात -5, है ना। और भाग में है, भाग में है 3 की घात -10। अब देखो ऊपर आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तो 3 की घात -7 प्लस माइनस का 5, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, -7 -5 बटे में 3 की घात -10। तो 3 की घात कितनी होगी, -12 बटे में 3 की घात -10। अब देखो 3 की घात आपकी -12, ये घात ऊपर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, प्लस में, तो 3 की घात 10। अब घातों को जोड़ेंगे तो 3 की घात -12 प्लस 10, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, -2, 3 की घात -2, ये उत्तर हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2। आगे बात करें, क्या किन्हीं दो प्रीमेय संख्याओं का योग भी प्रीमेय संख्या ही होता है, हमें स्पष्ट बताना है। तो हम लिखेंगे हा, क्या लिखेंगे, हा दो प्रीमेय संख्याओं का योग, दो प्रीमेय संख्याओं का योग भी, दो प्रीमेय संख्याओं का योग भी प्रीमेय संख्या ही होता है। दो प्रीमेय संख्याओं का योग भी प्रीमेय संख्या ही होती है, क्या होता है। जैसे मैं बात करूं किसी उदाहरण की, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके 1/2 प्लस 1/4, दोनों प्रीमेय संख्या है, दोनों की जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3/4, जो क्या है, 3/4 अपने आप में एक प्रीमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे, अतः 3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है और इसका q का मान 0 भी नहीं है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 की। एक टीवी को 21,000 रुपए में खरीदा गया था। कितनी कीमत में खरीदा गया था, 21,000 में। एक वर्ष के पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, यानी उसका कीमत है वो 5% कम हो गई। अवमूल्यन का अर्थ है वस्तु के उपयोग और उम्र के कारण उसके मूल्य में कमी होना। एक वर्ष के पश्चात टीवी का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है आपका, 21,000 रुपए, ठीक है। फिर अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, कितना दिया हुआ है, 21,000 का 5%, 21,000 का 5% कितना हो जाएगा, 21,000 गुणा 5 बट्टे में 100, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 1,050 रुपए। अब हम लिखेंगे, अतः एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य, तो पहले कीमत कितनी थी, 21,000, उसमें से कितना कम हो गया, 1,050 रुपए क्या हो गया, कम हो गया। तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 19,950 रुपए। कितना बचेगा, 19,950 रुपए आपका वर्तमान कीमत होगी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की, हमें हल करना है। तो देखो x - 65 बराबर 41 - x,
तो यहां पर x को इस भाग में ला लेंगे, तो x प्लस x, ये माइनस का 65 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखो 41 प्लस 65, x और x कितना हो गया 2x, 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो 2x, x बराबर कितना होगा 106, और ये गुणा में 2 उधर जाएगा तो भाग में, तो 106 में 2 का भाग जाएगा, कितना होगा 5 और 3 53, x का मान कितना होगा 53 होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 की। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए क्या है पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो देखो हम कहेंगे पहले विद्यार्थियों की संख्या, पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 100, ठीक है, तथा उनके लिए पर्याप्त भोजन, उनके लिए पर्याप्त भोजन कितने दिन के लिए था 20 दिन के लिए, ठीक है। बाद में 25 विद्यार्थी और आने पर, 25 विद्यार्थी और आने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100 प्लस 25, तो कितना हो गया 125, ठीक है, तथा माना 125 बच्चों के लिए वाय दिन के लिए खाना क्या होगा पर्याप्त होगा, खाना पर्याप्त होगा। अब सीधी सी बात है, जब बच्चों की संख्या बड़ी है तो पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या कम होगी, तो हम लिखेंगे अतः यहां पर क्या होगा, यहां एक प्रतिलोम समानुपात है, क्या है प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात है। अतः हम लिखेंगे देखो पहले कितने बच्चे थे 100 बच्चे, खाना कितने दिन के लिए था 20 दिन के लिए, बराबर में अब कितने बच्चे हैं 125, खाना कितने दिनों के लिए है y दिनों के लिए, हमें किसका मान निकालना है y का, तो 100 गुणा 20 बट्टे में 125, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 16, यानी अब खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा 16 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। आगे निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 से लेकर 25 तक। देखो 22वां प्रश्न है बहुभुज आपका है ए बी सी डी ई को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। एडी भुजा का मान इतना है, ए एच का मान 6 सेंटीमीटर, ए जी का मान 4, ए एफ का मान 3, बी एफ का 2, सी एच का 3, ई जी का 2.5। तो हमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है, ठीक है। देखो ये चित्र है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपके चतुर्भुज ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले ए एफ बी ये आकृति नंबर 1, तुम लिखेंगे त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए एफ बी का क्षेत्रफल प्लस प्लस देखो समलंब चतुर्भुज है एफ बी सी एच दूसरे नंबर का, दूसरा होगा हम समलंब आपका एफ बी सी एच का क्षेत्रफल, अभी मैं भुजा लिख दूंगा, ठीक है। फिर त्रिभुज सी एच डी तीसरे नंबर का, त्रिभुज सी एच डी का क्षेत्रफल, फिर प्लस आपका ए डी, कौन सा ए डी और ई, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल,
तो जब हम इन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस बहुभुज का कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इनकी जो भुजा थी वो मैं लिख लेता हूं इधर। देखो एडी भुजा कितनी थी 8, एडी ये पूरी जो भुजा है ये इधर लिख लेता हूं। एडी भुजा कितनी थी 8 सेंटीमीटर। फिर आपकी ए एच कितनी है 6 सेंटीमीटर, ए एच है 6। फिर ए जी कितनी थी 4। फिर ए एफ कितनी है 3। फिर है बी एफ 2। और फिर है आपकी ई जी, बी एफ हो गया सी एच है 3 सेंटीमीटर। और फिर है ई जी, ई जी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम सबके एरिया के लिए सूत्र लिखेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ए एफ बी में आधार कितना है ए एफ, ऊंचाई कितनी है बी एफ, प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा एफ एच। एफ एच क्या है एफ एच 1/2, फिर आपका एफ एच भुजा, ये है एफ एच भुजा आधार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एफ एच और फिर हमें क्या करना है बी एफ और आपके सी एच दोनों समलंब भुजाओं को क्या करना है जोड़ना है, तो लंब भुजाओं को जोड़ना है। तो एफ एच गुणा यहां पर हो जाएगा बी एफ प्लस सी एच, है ना, बी एफ प्लस सी एच। अगला देखो, अगला था आपका त्रिभुज सी एच डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार एच डी गुणा ऊंचाई सी एच, प्लस फिर क्या था आपके ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए डी, ए डी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ए डी गुणा आपका क्या हो जाएगा जीई। ठीक, अब देखो मान रख दो ए एफ का मान कितना है 3, बी एफ का मान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1/2 एफ एच कितना था 3, बी एफ और आपका सी एच कितना था 2 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1/2 एच डी, एच डी का मान कितना था 2 गुणा सी एच कितना था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आपके इसका मान है आगे 1/2 एडी, एडी कितनी थी 8, और जीई, जीई या ईजी कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस पूरे को सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इतना बचेगा 3। यहाँ पर देखो 3 और 2 5, 5 तिया 15, 15 में 2 का भाग जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी यहाँ पर भी है आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा 4 बार, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल जोड़ कर लो 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करें कि निम्नलिखित को हल कीजिए। समलंब के आकार का एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी है 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर एक भुजा की लंबाई हम लिखेंगे, एक भुजा की लंबाई इसको मान लेते हैं ए, कितनी है 20 मीटर है। ठीक, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 मीटर, तथा माना
दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? b है। दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? b है। अतः अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समलंब खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आपके दोनों समांतर भुजाओं का योग, a प्लस बी। प्रश्न में क्षेत्रफल दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2, ऊंचाई है 15, ए भुजा थी 20 और 20 मीटर और बी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 2 को 480 से गुणा होगा, तो 2 का जब 480 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 15 का भाग हो जाएगा, तो 480 गुणा 2 बटे में 15 बराबर 20 m प्लस बी। तो देखो 480, 15 को काटना है 480 से, कितना कटेगा ये देखो, 15 तिया 45, 3 बार, फिर बचेगा पीछे 3, कितना बचेगा देखो, 15, 15 तिया 45 है ना, पीछे बचा 3 और 0, तो यानी कि 32 गुणा 2, 20 प्लस बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 64 माइनस 20 यानी कि 44 मीटर। कितना होगा? दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 44 मीटर होगी। आगे बात करें, बी प्रश्न, एक घनाभाकार गोदाम है। कैसा है? घनाभ के आकार का गोदाम है, जिसकी माप इतनी है, तो इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? यदि एक डिब्बे का आयतन कितना है? 0.8 मीटर क्यूब है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे डिब्बों की संख्या बराबर घनाभाकार गोदाम का आयतन, घनाभाकार गोदाम का आयतन बट्टे में एक डिब्बे का आयतन, बट्टे में एक डिब्बे का आयतन, है ना। तो यहां पर घनाभ का आयतन कितना है? 60 m गुणा 40 m गुणा 30 m, और आयतन डिब्बे का कितना है? 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को जब आप पूरा हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 90,000, यानी डिब्बों की संख्या कितनी आएगी? 90,000 आएगी। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 23 की। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं आपको? गुणनखंड करने हैं। देखो पहला 15 PQ प्लस, ये 25P को पास में रख लेते हैं, 25P प्लस 9Q प्लस 15। ठीक है, तो यहां पर देखो 15 और 15, यहां पर 15PQ प्लस 9Q प्लस आपके 25P प्लस 15। देखो 9 और 15 इन दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलेगा? 3Q। यहां पर क्या बचेगा? 3 पंजे 15, 5P प्लस 3। इधर क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों के अंदर 5, तो 5P प्लस 3, तो 5P प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 3Q प्लस 5। यही आपका सॉल्यूशन है। आगे बात करें दूसरा, दूसरा है आपका देखो Z-7, तो इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, Z-7 है ना, माइनस XYZ प्लस 7XY। तो यहां पर देखो, यहां पर Z-7, यहां से हमने एक कॉमन ले लिया, माइनस यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? देखो XY, तो क्या बचेगा? Z-7, तो Z-7 को कॉमन ले लिया, बचा क्या? बचा आपके 1 माइनस XY। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर बात करें तीसरे की,
तीसरा है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो देखो पी स्क्वायर 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 2p प्लस 4p, 2p प्लस 4p, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आएगा। 8 यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा p प्लस 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे p प्लस 2, p प्लस 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या p प्लस 4। यही आपका हल है। आगे इधर चौथे को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा है आपका क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, q का स्क्वायर माइनस 3 का q माइनस 7 का q प्लस 21। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ जाएगा q, क्या बचेगा q माइनस 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 7 कॉमन आ जाएगा q माइनस 3। तो q माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा q माइनस 7। यही आपके गुणनखंड है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 24 की। दिया हुआ है एक समबहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक कोण कितना हो 165 डिग्री का हो। हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है। इसका उत्तर कितना आता था, n बराबर आता था 24। भुजाओं की संख्या कितनी आ रही थी 24 आ रही थी। ये हमने पहले सॉल्व करा रखा है इसी मॉडल पेपर के अंदर। दूसरा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है तो सभी कोणों का मान ज्ञात करो, है ना। तो हम कहेंगे कि माना दो आसन्न कोण क्या है 3x और 2x है, 3x एवं 2x है। अतः अब एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा 180 होगा, है ना। दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। दोनों को जोड़ देंगे 3x प्लस 2x बराबर 180। 3 और 2x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 180। x बराबर 180 भाग 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। आगे लिख लेंगे अतः कोण A बराबर 3x था तो 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। और दूसरा कोण B बराबर कितना था 2x, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 36 यानी कि 72 डिग्री, है ना। तो अब यदि हमारे पास कोई भी एक क्या है, हमारे पास एक कोई भी समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि मैं चित्र में इधर बता रहा हूं, इसके हमें चारों कोण बताने थे। ये समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ये आपका A है 3x, ये आपका B था 2x, ये आपका इधर C है और इधर D है। तो देखो ए बी आ गया, कोण C ये देखो कितना है, ये आपका 72 है, तो कोण C कितना होगा 108। और कोण D ये डी 108 है तो कोण D कितना होगा 72 होगा। यही आपका हल है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25 की। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए क्या बनाना है, आलेख बनाना है। कार के द्वारा दिया गया समय हमें बताना है। तो देखो समय प्रातः 6 बजे दूरी 40 थी, फिर 7 बजे दूरी 80 मीटर थी, 8 बजे दूरी 120 मीटर और 9 बजे कितनी थी 160 मीटर, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इधर हम ले रहे हैं आपके किसको ले रहे हैं, इधर हम लेंगे आपके समय को, सॉरी इधर हम लेंगे दूरी को, इधर लेंगे समय को। ठीक, इधर हम क्या ले रहे हैं समय, इसमें है घंटे में, और इधर हम क्या लेंगे दूरी, दूरी किसमें है मीटर में। ठीक है, तो अब यहां पर देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपका 0 होगा, फिर यहां पर 10, यहां पर 20, यहां पर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कहां तक है 160 तक है, 110, 120, 130, 140, 150 और 160। समय कहां से है, समय है आपके 6 से लेकर 9 के बीच में, है ना। तो यहां पर हम दो दो का गैप ले लेते हैं, यहां पर 6 है ना, यहां पर 6
फिर 1 और 2 इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर 7, 1 और 2 यहाँ पर 8 और 1 और 2 यहाँ पर कितना ले लेंगे 9। ठीक है। अब देखो 6 बजे कितना था, 6 बजे था आपका, वो था 40 पे, तो 6 पे था 40। ठीक। 7 पे कितना है, 7 पे है आपका 80, 7 पे है 80, यहाँ पर है 80। 8 पे कितना है 120, 8 पे है 120 यानी कि यहाँ पर, और 9 पे कितना है 160 यानी कि आपका यहाँ पर, है ना। और जब इसे हम एक सीधी लाइन मिलाएंगे तो ये क्या होगी, हमें एक सीधी लाइन यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर देखो ये गलती से इधर नहीं है, कहाँ पर है, इधर है। तो अब देखो इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है। अब आप चाहे तो इनके नाम लिख सकते हैं कि ये कितना था, ये था 6 और 40, ये कितना था 8 और 7 और 80, ये था 8 और 120, और ये था 9 और 160। ठीक है। ये आपका आलेख है। यहाँ पर हमने इकाई क्या ली है, पैमाना आप लिख सकते हैं कि हमने पैमाना क्या लिया है, पैमाना आपका लिया है कि एक इकाई बराबर y अक्ष पे, एक इकाई बराबर 10 किलोमीटर, कहाँ पर, y अक्ष पे, और x अक्ष पे हमने लिया है कि 2 इकाई बराबर 1 घंटा, 2 इकाई बराबर 1 घंटा, कहाँ पर, x अक्ष पर। ठीक है। ये आपको पैमाना भी लिखना है। तो इस तरह हमने आपके कक्षा 8 गणित विषय के मॉडल पेपर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।